लें थोड़ी सी कि आरएनए वायरस और डीएनए वायरस में क्या अंतर है? कोई बताएगा आप में से? ये इस समय जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, हाँ बताइए पल्लवी। हाँ, प्रोटीन होते हैं तो यही जो नॉर्मल भाषा में समझाइए, जिससे आप, जैसे मैं बायोलॉजी का ना स्टूडेंट रहा ना कभी टीचर रहा। मतलब ये ऐसे होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं आपके बॉडी के प्रोटीन से जाके चिपक जाते हैं। तो जो कभी कोरोना का आउटर स्ट्रक्चर देखा है टीवी पे, इसमें जो बाहर की ओर कांटे निकले होते हैं, यही मेन है इसमें। यही जाके हमारे फेफड़ों में फंसता है और वही जाके सारा का सारा ब्लॉकेज कर देता है। किसी तरीके से ये जो ये बाहर के जो कांटे हैं वो हटा हट जाएं तो कोरोना बेकार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पिछले टर्न पे इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआती डेफिनेशन हुई थी, आई बराबर क्यू बाई टी का फार्मूला हुआ था। और आप लोगों के जो नोट्स में छोटे छोटे वीडियो डालता हूँ, ये किसी बच्चे द्वारा पूछे गए सवाल हैं, जैसे कल डाला, परसों डाला। कल मैंने एक सेल्फ टेस्ट दिया था चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से। अगर आप लोगों ने अपना स्टडी मटेरियल या ग्रुप देखा हो तो सेल्फ टेस्ट का मतलब ये कि आपको अपने आप उसको लिखना है और मैच करना है कि कितने आंसर हमारे सही हैं। तो वो भी वो समझ लीजिए वो सेट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आपको दोहराना है। आज हम लोग पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये कौन सी नई टर्मिनोलॉजी है? तो जैसे आपको पिछले टर्म पे बताया था कि कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मोशन होता है, इंसुलेटर में मोशन नहीं होता है। लिक्विड्स में आयंस की वजह से होता है, गैसेस में लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे आयंस बनते हैं, और तो आयन से वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। सेमीकंडक्टर में बताया था इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों उसमें पॉजिटिव रहते हैं, सॉरी दोनों से मोशन होता है। तो होल्स को पॉजिटिव स्ट्रक्चर मानते हैं, मतलब ये पॉजिटिव आइडेंटिटी है, प्लस माना जाता है इसे नेचर में। तो आज का टॉपिक है, हेडिंग डालिए सब लोग, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। राइट डाउन द हेडिंग। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ हाँ। क्या? हाँ हाँ हाँ। अभी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तो वहां पहुंचे नहीं, अभी तो शुरुआत है, आई बराबर क्यू बाई टी। अभी आज वो टॉपिक डिस्कस करना है आपसे, अभी करेंगे डिस्कस इसके बाद। ठीक है। अब लिखिए कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हो गई हेडिंग, नोट्स थोड़ा लिखिए कॉपी में। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस is known as conventional current. The direction of motion of positive charges is known as conventional current. और दूसरा पॉइंट लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ electrons, the direction of motion of electrons is known as electronic current. तो ये देखिए, आज आज का टॉपिक में आज के टॉपिक में दो चीजें हैं, एक कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट बताया गया है कि जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वो कन्वेंशनल करंट है, और जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है या इलेक्ट्रॉन करंट है। तो ये हमारे पास है।
अब जनरली ऐसा माना जाता है कि हम कंडक्टर्स की स्टडी करेंगे और इस कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो अगला लिखिए, द मोशन ऑफ डायरेक्शन the direction of motion of free electrons, the direction of motion of free electrons the direction of motion of free electron is always in the opposite direction of the current, is in the opposite direction of the current। ऐसे समझिए, जैसे ये कोई कंडक्टर है हमारा ऑफ करंट, ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कंडक्टर है V है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी I और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे। तो ये देखिए, ये अपोजिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिए। ये करंट बाएं से दाएं जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन दाएं से बाएं जा रहे हैं। ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक ये डायरेक्शन है। अब उस बात को डिस्कस करते हैं जो अस्मिता ने अभी बात उठाई थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो आपकी अगली हेडिंग है एनसीईआरटी की। वो लिखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। अब ध्यान से समझिए, ये कोई बताए आप में से कि कंडक्टर में करंट किसके, चार्ज कैरियर कौन होता है, किसकी वजह से करंट फ्लो होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। वेरी गुड। तो अभी थोड़ा सा इसको समझा जाए, ये स्ट्रक्चर ये है क्या कि हमारे कोई भी कंडक्टर जब हमारे पास मौजूद है तो उसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, ये जरा आप डिस्कस कर लें। व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? हाँ बोले पल्लवी। हम्म, बोले बोले। आओ। हम्म, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि वैलेंस सेल कौन से हैं? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। जी जी, वेरी गुड। लिखिए सब लोग जरा, एवरी मैटर, every matter is made up of, every matter is made up of atoms and molecules, every matter is made up of atoms and molecules in a solid conductor, in a solid conductor atoms are closely packed in a lattice, in a solid conductor atoms are closely packed in a lattice, and the valence electron of the atom, and the valence electron of the atom are not attached, and the valence electron of the atom are not attached to the nucleus very firmly, to the nucleus very firmly,
these valence electrons are free to move. These valence electrons are free to move throughout the lattice at room temperature. And these valence electrons are known as free electrons. अच्छा, कहाँ से रिपीट करें, किस लाइन से? हाँ, लिखिए, these valence electron are free to move. These valence electrons, रिपीट हो रहा है, these valence electrons are free to move inside the lattice at room temperature. So these valence electrons are known as free electrons. आगे लाइन में लिखिए, द मोशन ऑफ free electron is random. The motion of free electron is random. अब इसको समझाते हैं, देखिए क्या है ये। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। अब इसमें ये पहला फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे मूव कर रहा है। ये दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मूव कर रहा है। ये तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे कर रहा है। चौथा ऐसे कर रहा है। इस तरह हर फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एट रैंडम का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। यानी आप पहले से नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ से टकराने के बाद किससे टकराएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, ये हम पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और इसीलिए एट रूम टेम्परेचर डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स despite motion of free electrons, electric current is zero. क्योंकि आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। तो कोई ये फिगर में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, 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 तो ये रैंडम मोशन होने की वजह से ये जो करंट है वो जीरो होती। अब होती क्या है, अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होगा बच्चों कि जैसे उसी पे हमने, ये हमारा कंडक्टर है, कोई बैटरी लगा दिया। बैटरी मतलब फोर्स। तो ये बड़े वाले डंडी को प्लस टर्मिनल, छोटी वाली डंडी को माइनस टर्मिनल। तो फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स एफ। तो फोर्स इक्वल टू फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, Q इंटू ई। और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है तो माइनस ई इंटू कैपिटल ई। तो माइनस का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन देखिए पहले ऐसे मूव कर रहे थे, अब जैसे आपने फोर्स लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगे।
यानी सबकी डायरेक्शन एक हो गई, और जैसे ही सबकी डायरेक्शन एक हो गई, आई विल बी ऑब्टेन्ड। आई मतलब करंट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और इस तरह से इनका मोशन। हाँ स्मिता त्रिपाठी, अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए जो आप पूछ रही थी पहले। आ गया? तो यही चीज है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन वो पूरे लैटिस में मोशन करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। लैटिस का मतलब होता है सॉलिड कंडक्टर का स्ट्रक्चर, संरचना, उनका शेप समझ लीजिए आप लोग, ये इस तरह से है। जब आप रूम टेम्परेचर पे होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हर फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करेगा, टकराएगी भी आपस में, और टकराने के बाद में भी रेंडमली मोशन होता है, कोई कहीं मूव करता है, सबकी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉनों के मोशन होने के बावजूद भी नेट करंट जीरो मिलती है। लेकिन जब उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो फार्मूला F इक्वल टू क्यू ई अप्लाइड होता है, और जब F इक्वल टू क्यू ई अप्लाइड होता है तो F इक्वल टू क्यू ई से इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का मोशन अपोजिट होता है। अब बहुत फेमस चीज बताने जा रहे हैं आपके टेंथ की। टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा भी है, ओम्स लॉ। आप में से कितने लोगों को आज ओम्स लॉ याद है? वन बाई वन। एक मिनट, आप नहीं, आप एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जिसका मैं नाम लूं वही बताएगी बच्ची। ये श्वेता पांडे हैं क्लास में? ये जरा ओम्स लॉ बताएं। अच्छा, राखी आप बताइए। और राखी हैं क्लास में? चलिए, सारिका मौर्य, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? हाँ बताइए, बताइए आप। अच्छा, ये और कोई इससे स्पष्ट? चलिए, बहुत अच्छा, ये भी है। अंकिता मिश्रा, आप बताइए। हाँ बताइए, ओम्स लॉ। हाँ बोल। हाँ तो हाँ, एक मिनट, ये देखिए, थोड़ा सा ये स्टेरियो लाइन जोड़ना जरूरी है। इफ द फिजिकल कंडीशन, if the physical condition of conductor, if the physical condition of conductor remains unchanged, unchanged का मतलब होता है कांस्टेंट, तब ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये स्टेटमेंट है, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, उस पर कोई उस पर कोई प्रेशर नहीं अप्लाइड होना चाहिए, कोई स्ट्रेस जैसी कंडीशन ना हो। तो वी, हाँ एक मिनट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये फिर आपने पढ़ा होगा टेंथ में कि ये वी वी इक्वल टू आई आर, और ये आर जो है कांस्टेंट माना जाता है, और इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आर हो गया वी बाई आई। वी की यूनिट वोल्ट, आई की यूनिट एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को बोला जाता है ओम,
और ये इस तरह से सिंबल होता है। तो आपको क्वेश्चन करना है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। फाइंड द डायमेंशनल, चलिए सब लोग निकालिए, मैं 2 मिनट वेट कर ले रहा हूं, सब लोग निकालें। फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर, कितने लोग निकालें जल्दी बताइए, जल्दी निकालिए। इसमें देखिए आप वोल्टेज का निकाल, हाँ बोलिए क्या है, बोले। एम एल स्क्वायर टी-3 और a-2। हाँ कोई और बताओ इसे, संचिता सही है ये, संचिता त्रिपाठी? बताइए सही है ये। एम, मैं बोल दे रहा हूं एम, या ये देख लीजिए बैक कैमरे से, ये ml² t-3 a-2, ये सही है कि आपका कुछ और आ रहा है? एम्पियर को ए ही लिखते हैं ना, एम्पियर ए से ही शो होता है, आई से नहीं शो होता है। सही है। सब लोग कंफर्म है? कोई ऐसी भी बच्ची है जो जो इससे अलग बताना चाह रही है? हम्म, कोई ऐसी बच्ची है जो जिसका कुछ अलग आ रहा है? अभी मैं चेक करूंगा बाद में, आप लोग अपने में, सब लोग अपने अपने में श्योर हो जाएं। हम्म, आद्रिका सिंह आपका कुछ और आ रहा है क्या? हेलो, हाँ तो चलिए ये सबका आ रहा है तो ये सही मान लिया जाए। डायमेंशन बहुत अच्छा है, ये सही है भी, सही मानना क्या है, यही सही है ही है। जो लोग नहीं लिख पाए वो फिर से लिख लें। ये डायमेंशनल फार्मूला m l पे पावर 2 t पे पावर-3 a पर पावर-2, ये रेजिस्टेंस का हमारा फार्मूला है डायमेंशनल। अगर हमें ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ये V और I के बीच में, तो ये इस तरह से लाइन मिलेगी स्ट्रेट, तो ये इनके बीच में ये ग्राफिकल रिलेशनशिप भी है। तो इससे ये देखिए लाइन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब है करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। और अब इस ओम्स लॉ के बेस पे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को दो तरीके से बांटते हैं। पहला होता है ओमिक सर्किट और दूसरा होता है नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हो, जैसे कंडक्टर्स, मतलब दे फॉलो ओम्स लॉ। और नॉन ओमिक मतलब होता है दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, दे डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए आप लोग जहां ओम्स लॉ नहीं फॉलो होता। जानते तो हैं, इस्तेमाल भी सब लोग बहुत करते हैं। आकृति पांडे आप बताना चाह रही, बताइए। इंसुलेटर, चलिए गलत है। और कोई बच्ची? जो ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ तो में तो करंट है, उसमें इंसुलेटर में तो करंट ही नहीं फ्लो होगी तो क्या लॉ फॉलो करेगा? करंट फ्लो होनी चाहिए।
और कोई? देखिए आपको मैंने बताया आई और वी के बीच में ग्राफ, फिर ओम्स लॉ के बेस पे टाइप ऑफ सर्किट, दो दो हाँ सलोनी बताइए। सेमीकंडक्टर तो पूरा सब्सटेंस है, उससे बनाते हैं डायोड। डायोड मतलब इस समय आप मोबाइल से पढ़ रही हैं, मोबाइल में जितनी भी सर्किट बने हुए हैं सब उसमें ज्यादातर में डायोड है। तो डायोड ही जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। और जो टॉर्च का बल्ब होता है, तो एग्जांपल लिख लीजिए, डायोड, DIODE, डायोड। और दूसरा एग्जांपल लिखिए, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ दोनों की स्पेलिंग, जिससे कि स्पेलिंग का कोई झंझट ना रहे बाद में। ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर, जो हम लोग सुनते हैं? नहीं, वो तो फॉलो करता है, लेकिन जो जो ट्रांजिस्टर हम लोग सर्किट में यूज करेंगे वो नहीं। डायोड, टॉर्च, ये बल्ब इसका, जो आप लोग देहातों में। और ट्रांजिस्टर, वैसा ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता हो, वो ट्रांजिस्टर। तो ये डायोड पहली डिवाइस हो गई नॉन ओमिक, या टॉर्च, या ट्रांजिस्टर ये। अब अगला सवाल ये है कि जो भी आपने ग्राफ देखा, ये ग्राफ बिल्कुल लीनियर आ रहा था ओम्स लॉ में। तो जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें लीनियर सर्किट भी कहा जाता है। लिख लीजिए नोट में, द डिवाइस which follows Ohm's law, the device which follows Ohm's law is also known as is also known as linear device। तो लीनियर डिवाइस के एग्जांपल में आप लोग लिखें कोई भी कंडक्टिंग वायर। और दूसरा नोट लिखिए, द डिवाइस which do not follow Ohm's law, the device which do not follow Ohm's law is known as the device which do not follow Ohm's law is known as non-linear device or non-linear circuits, और non-linear circuits। इसका एग्जाम्पल आपको बताया अभी, डायोड, टॉर्च का बल्ब और ट्रांजिस्टर। हाँ तो बताइए पल्लवी सिंह, क्या नोट्स लिखवाया है? अच्छा, बहुत अच्छे। अब ये अगली एक हेडिंग है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। जरा इसको लिखिए, तब इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, एनसीईआरटी की बुक है तो जरा खोल लीजिएगा उसे। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब ये इसमें ये बताना है कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, मतलब यही है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। बताइए। अभी मैंने एक है दिया ना आपको, नॉन लीनियर डिवाइसेज जो होती हैं वो सब की सब। हाँ बोले, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो पहला लिखिए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में। एक मिनट, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा लिखिए। पहला है, दो सर्किट्स
where V is not directly proportional to I। देखिए V और I में कोई रिलेशन तो रहेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं रहेगा। मतलब V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी ग्राफ अगर बनाएंगे तो वो इस तरह से नहीं आएगा, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ नहीं आएगा। यानी दो सर्किट्स वेयर वी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। दूसरा है, जैसा अभी यात्रिका ने बताया, फिजिकल कंडीशन चेंजेस। फिजिकल कंडीशन चेंजेस, फिजिकल कंडीशन चेंजेस, जहां पे मतलब टेम्परेचर वेरी हो रहा है, प्रेशर वेरी हो रहा है, अप डाउन कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन भी बढ़ा दे रहे हैं, तो ऐसी जगह ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तीसरा है कि जितनी भी हमारी सेमी कंडक्टर डिवाइसें हैं, ऑल सेमी कंडक्टर डिवाइसें, ऑल सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, तो पहले आप लोग आज याद करेंगे डायोड, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इन दोनों को मिला के कई सारे सर्किट है। सर्किट का नाम मैं बता रहा हूँ, एम्पलीफायर बहुत पॉपुलर नेम है, सुना होगा, हर घर में एम्पलीफायर आजकल आ रहा है। तो एम्पलीफायर, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हम डायोड डायोड ट्रांजिस्टर से मिला के बनाते हैं, और यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो एक मिनट एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। हाँ स्मिता त्रिपाठी क्या पूछ रही थी? एम्पलीफायर वंदना में जाती हो विद्यालय के? वंदना होती है, अच्छा। तो माइक का इस्तेमाल होता है? क्यों होता है, बताइए। बहुत अच्छा, यही एम्पलीफायर है, किसी भी सिग्नल को बढ़ाना। अब वो ऑडियो सिग्नल है, जैसे आप लोग वंदना में पढ़ते हैं तो सबके पास पहुंचते हैं, बाहर लाउड स्पीकर लगाया जाता है। वीडियो सिग्नल की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, जो ये 1G 2G 3G 4G आजकल 5G पे काम शुरू हुआ है ना, तो ये सब एम्पलीफायर है। लाउड स्पीकर लगा दीजिए, आवाज ज्यादा दूर तक एरिया में जाएगी। तो एम्पलीफायर कुछ नहीं होता है, पतला सा, देखो बहुत छोटा सा, जितनी बड़ी ये मेरी उंगली है, ये इतना छोटा सा तार होता है, उसमें डायोड जुड़ा होता है, वो माइक में जोड़ देते हैं तो आवाज तेज हो जाती है। तो ये सारे सर्किट हैं इलेक्ट्रॉनिक के, ये आपको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ाया जाएगा। अभी इतना जाने रहिए कि ये लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में है। तो ओम्स लॉ बड़ा आपका 10th का चैप्टर था, पुराने कई बार पढ़ा भी है, इसलिए आज उसे टच किया। अब आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वर्ड आता है, देखिए धीरे धीरे 12th पे चल रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो सकता है? ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, और वेलोसिटी तो सब आप लोग जान ही रहे हैं। अच्छा, जितना आज पढ़ाया उतना समझ में आया, बताइए, कोई भी बताओ, माइक चालू करके। जो आज पढ़ाया गया वो समझ में आया? अच्छा चलिए ठीक है। अब ये कल एक न्यूमेरिकल का वीडियो भेजा था, उसको आपने किया? अर्पिता ने पूछा था, अर्पिता है क्लास में? हाँ बेटा, आप बताओ अर्पिता सिंह, वो समझ में आ गया था? तो जिसकी भी जो प्रॉब्लम हो ऐसे ही भेज दे हमारे पास, अपने हमारे व्हाट्सएप पे, तो जब हमें समय मिलेगा तो हम उसको सोल्यूशन करके भेज देंगे। तो
अब परसों के लिए हेडिंग लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी क्लास बंद मत करिएगा, क्लास बंद अभी नहीं हो रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी परसों पढ़ाई जाएगी। तो ये ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ पे सारी चीजें हो गई। तो थोड़ा सा ओरल डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला ध्यान है इस समय? हाँ, खुशी खुशी त्रिपाठी आप बताइए। एक में, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताइए आप संचिता। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। रिया गुप्ता है क्लास में आज? आप आप बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है? हाँ बोले, सुन रहे हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? हाँ, तो ये आपको क्वेश्चन में लगाते हुए बताया कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पर कैपेसिटेंस है। तो जरा सब लोग लिखे क्वेश्चन, होमवर्क है ये आज के लिए। राइट डाउन द 3 एग्जाम्पल्स फॉर write down the 3 examples for series combination of resistances and series combination of resistances and parallel combination of resistances। मतलब ये है कि 3 सवाल आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पे लगाना है और 3 सवाल पैरेलल कॉम्बिनेशन पे लगाना है। कर लेंगे आप लोग? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। 10th के ही सवाल जो होंगे वही कर लीजिए, बस एक बार मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आपका उस चीजों का। अच्छा, एक बात और करनी है कि ये आप लोग तो दोनों ऐप से पढ़ रहे हैं, जूम ऐप से भी पढ़ा रहे हैं, टीचमेंट से भी हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई किस में ज्यादा आपको बेहतर एक्सपीरियंस मालूम होता है? अच्छा, चलिए एक और मैं एक नया ऐप बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ जानते भी हों। उसका नाम है क्लास प्लस लाइट। लिख लीजिए, CLASS PLUS, सिंबल मत बनाना। CLASS क्लास प्लस PLUS, और फिर अगला वर्ड है LITE। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे सब लोग डाउनलोड करिए, बताइए फिर अगले अगले महीने से थोड़ा इस पे भी पढ़ा लें। ये भी सुनते हैं बहुत अच्छा ऐप है। कल मेरी बलिया वाले आचार्यों से बातचीत हो रही थी शाम के टाइम, तो कह रहे थे सर टीचमेंट तो अच्छा है ही है, और हम लोग तो क्लास प्लस भी पढ़ाते हैं। हमने कहा भाई क्लास प्लस तो मैं जानता हूँ लेकिन कभी पढ़ाया नहीं हूँ आज तक। बात मेरी समझ में आ रही है? क्या करना है अद्रिका सिंह, बताइए। हाँ, नहीं दोनों पढ़ाएंगे, टीचमेंट रहेगा ही। हाँ, टीचमेंट रहेगा ही। देखिए टीचमेंट तो पढ़ाने में बहुत सुविधाजनक है। हाँ, अब एक चीज और, अगला जो आप लोगों को पूछना है, जैसे स्टडी मटेरियल में कल 2 सेल्फ टेस्ट दिए थे, देखा होगा आप सबने, देखा कि नहीं देखा? हाँ, तो क्या विचार है उसके बारे में, क्या करना है उसका? वो अपने आप टेस्ट दीजिए, अपने आप चेक करिए। हाँ, मतलब सेल्फ का मतलब है आंसर, जब आंसर नहीं मालूम है, आंसर बुक में है। हाँ, बुक में है आंसर। आपके पास जो भी साइड बुक होगी
कि एनसीईआरटी होगी सब बुक में है। तो अच्छा, तो उसको बनाइए। ये जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ये अगर आप ईमानदारी और मेहनत से पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये लगभग ये क्लास ही चल जा रही है, लेकिन अटेंडेंस बड़ी कम है इसमें भी। 40-45 अटेंडेंस होती है ज्यादा से ज्यादा। क्या प्रॉब्लम है? और बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? आप लोगों की बातचीत होती है आपस में? तो क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या भर गया? तो उसे कुछ रिमूव करें, फालतू फाइलें। जैसे पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है ना। कोई अगर ऐसी फाइलें आ रही हैं या पुरानी फाइलें हैं जिनका अब यूज नहीं है तो वो हटा दीजिए। और बताइए। हाँ, और कोई बच्ची बताओ। ये तो अर्पिता सिंह, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके फ्रेंड सर्किल में? आपके सारी फ्रेंड जुड़ी हुई हैं? अच्छा अच्छा, और जो नहीं जुड़ते उनसे भी कहीं जुड़ा करें, क्योंकि सिचुएशन जो है इस वर्ष की, जो मैंने आपसे पहले कहा था ना जब क्लास पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था ना 18-19 अप्रैल से ऑनलाइन चलेगा, कहा था ना पढ़ाते हुए। याद आ रहा है आपको? हाँ, तो अब जो कह रहा हूँ वो भी, अब आपकी और हमारी मुलाकात क्लास के अंदर अक्टूबर में होगी सीधे। सुन रहे ना मेरी बात को? हाँ, तो अक्टूबर में होगी, तो अक्टूबर में होगी तो कोर्स का पूरा रिवीजन नहीं, कोर्स पूरा नया तरह से नहीं पढ़ाएगा, रिवीजन भले ही हो जाए एक तरीके से। तो इसलिए जो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, अ- आद्रिका जरा अपना मोबाइल ऑफ करो, अपना माइक ऑफ कर लो। तो उसमें जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको जरा फोन करके बातचीत करके प्रेरित करिए कि सब लोग पढ़ें। तो अगली, हाँ सब लोग पढ़ने के मोड में हैं, 5 मिनट और बढ़ा दें। हाँ, तो लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये देखिए। अभी आपको आज शुरुआत में ये पढ़ाया गया कि कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉनों का बिहेवियर बताया गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या बैटरी कहिए उसको नहीं लगाया गया है तो वो एट रैंडम मूव करते हैं, इसलिए इसलिए करंट जीरो मिल जाती है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगेगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए करंट आपको ऑब्जर्व होती है। अब आगे का हिस्सा सुनिए, आगे की कहानी क्या है। जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो सब इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगेगा, बिल्कुल, और वो फोर्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो वो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा। तो यही जो इंक्रीमेंट होता है वेलोसिटी में, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब द extra velocity obtained by a free electron, या the gain in the velocity of free electron in the presence of external electric field is known as drift velocity। अब बताएं जरा आप लोग, कोई समझा है कि नहीं समझा है आप में से? फिर से सुनिए। आज का टॉपिक जो था, आज का टॉपिक आपको ये बताएगा कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मूव करती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होते हैं? जब उस पे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मतलब बैटरी लगाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉनों पे एक फोर्स लगेगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा,
इस फोर्स की वजह से हर फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है। यही जो बढ़ोतरी होती है यही कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए अब, कोई भी बताओ। चलिए ठीक है। और कोई बच्ची? हाँ हाँ, इंक्रीमेंट होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब वो बच्ची बोलेगी जिसको समझ में नहीं आया होगा। अद्रिका, माइक ऑफ कर लो। बताइए। कोई ऐसी बालिका है जिसको समझ में ना आ रहा? बिल्कुल कोई परेशानी संकोच नहीं है कि हमारी दूसरी सहेली क्या कहेगी। हाँ पल्लवी, पूछिए। हाँ, आप सुन रहे, बोलो। अच्छा अच्छा, देखिए ऐसा है कि आज डिस्कशन हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो फिर उसके बाद ये बताया गया कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉनों के मोशन से करंट फ्लो होती है। अब जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि उन पे फोर्स लगेगा। तो जब भी किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। यही बढ़ोतरी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ओके, ठीक है। तो फिर अब अगले टर्न पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से शुरू करेंगे। आज का ये क्लास नोट्स और वीडियो भेज देते हैं, और जो जिसकी प्रॉब्लम होगी वो व्हाट्सएप पे भेज दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।